तो एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में एक खुली परिचर्चा के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जो वक्तागण हैं, अब उनके बारे में आगे विस्तार से बताने के लिए मैं सुषमा जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आभार रूपांतिका का, जिसके सहयोग से यह समागम आयोजित हो रहा है, और साधुवाद समकालीन साहित्य, विशेषकर मुख्यधारा हिंदी कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट को, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा के बहाने साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता, कला, सिनेमा और अन्य क्षेत्र के नामचीन व्यक्तित्वों से संवाद का सहयोग बना है। इससे पहले कि वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूं, एक एक हमारे बीच में बहुत ही स्वनामधन्य वक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर आशा जोशी जी को, जो वरिष्ठ समालोचक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अध्यापन के उपरांत आज स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। आशा जी, प्लीज़ आप आइए और हरिसुमन जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर जो भी आप कहना चाहें, प्लीज़। हरिसुमन जी का जो जीवन है वो बड़ा सरल, सादा और सहज है। इनके जीवन को सादगी का पर्याय कहा जा सकता है। हरिसुमन जी के जीवन को सादगी का पर्याय कहा जा सकता है। परिवार में 4 पीढ़ियों का एक साथ आनंद लेने वाले सुमन जी, अपने परिवार में 4 पीढ़ियों का एक साथ आनंद लेने वाले सुमन जी को परिवार की कुशल व्याख्या करने वाला भी कह सकते हैं। 97 वर्षीय वृद्धा माँ के साथ बचपन के खनक के बीच की 2 पीढ़ियाँ सभी संबंधों की डोरियों को बांधे रहने वाली कह सकते हैं। हरिसुमन जी के जीवन की व्याख्या 1 या 2 पंक्तियों में करें तो कहा जा सकता है, हालांकि बिल्कुल उसी भाव की पंक्तियां पहले कह दी गई हैं, लेकिन वो कहा जा सकता है कि उनका जीवन सरलता और सहजता का प्रतीक है, जहां वाणी का माधुर्य भी निवास करता है। वाणी मधुर है, सरल हैं, सहज हैं। कभी मैंने उनको तेज आवाज़ में बोलते नहीं देखा, लेकिन अगर तेज बात कहनी है तो उसको धीमी और सधी हुई आवाज़ में कहते हुए मैंने उन्हें ज़रूर देखा है। और मेरा परिचय भी कई वर्षों पुराना है। उस नाते मैंने जितना उनको देखा, जितना उनको समझा, तो यही पाया कि यह व्यक्ति, देखिए, 4 पीढ़ियों, परिवार में 4 पीढ़ियों को लेकर चल रहा है, तो उसमें सामंजस्य की कितनी ताकत होगी, कितना सामंजस्य रखता होगा, कितना। हर 97 वर्षीय माँ जहाँ बैठी है, 2 छोटे बच्चे जिस परिवार में हैं, तो और बीच में 2 पीढ़ियाँ हैं, सुमन जी की और उनकी पत्नी की, बेटे की, बहू की, बेटी भी है। तो ये आप 4 पीढ़ियाँ देख लीजिए। उन चारों पीढ़ियों के साथ जो उन्होंने बनी ठनी वाला रूप अपनाया है, वो देखने योग्य है। मुझे याद आ रहा है, जब इनका उपन्यास आछरी माछरी आया था, तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जब उस पर बातचीत हुई थी और हम लोग एकत्र हुए थे।
तभी से ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति अच्छा उपन्यासकार होने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे पहले उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। आछरी माछरी की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि उसे पढ़ते हुए मुझे कगार की आग की भी याद आती है। मुझे उसे पढ़ते हुए पर्वतीय स्त्री की दैन्य स्थिति की भी याद आती है। और ये याद आता है कि कैसे जब उसका नाट्य मंचन हुआ, हम लोगों ने उसके 2-3 नाट्य मंचन तो मैंने ही देखे हैं, वो कि उसके कई मंचन कई शहरों में हो चुके हैं। ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि हम जिस स्थान से आएँ उसे न भूलें और जिस परिवेश में जिएं उसके साथ जुड़ करके अपने लेखन को आगे बढ़ाएं। मैदान और पहाड़ के बीच अगर पुल का काम करने वाला कोई लेखक हमारे बीच बैठा है इस समय, तो वो हरिसुमन बिष्ट है। हमारे जो शरीर है, ये जो पंच तत्व है, ये 5 तत्वों से मिला है। हम आकाश को देख सकते हैं, हम पृथ्वी को देख सकते हैं, हम पानी को देख सकते हैं, हम अग्नि को देख सकते हैं, लेकिन हम हवा को नहीं देख सकते हैं, ये वायु को नहीं देख सकते हैं। बोले हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हमारे जो सारे प्राण हैं, और वायु चली जाए तो हमारे प्राण चले जाते हैं। तो ये बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि वायु में ही हमारा सब कुछ समाहित है, और वायु में समाहित नहीं होता तो आज का AI कहाँ से इतने प्रकट करता, कहाँ से आज का रेडियो इतना प्रकट करता, कहाँ से इतना दूरदर्शन प्रकट करता। एक प्रकार से बिष्ट जी, जो भी आपने लिखा है या आप जो भी लोग लिखते हैं या जो भी आप रचना करते हैं, वो रचना कहीं न कहीं वायु में रहेगी, और वायु में रहेगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं न कहीं वो अपना स्थान बनाएगी। और जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टि से आप सब उसको लिखते हैं, मुझे लगता है कि आपके उस उद्देश्य को कहीं न कहीं उसकी पूर्ति होगी। क्योंकि छोटा बहुत इतिहास पढ़ने, साहित्य पढ़ने के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आपका साहित्य, आपका शब्द, इसीलिए उसको अक्षर हमारे यहाँ कहा गया है, यानी वो क्षर होता ही नहीं, समाप्त होता ही नहीं है। तो आपके आशा जी, आशा की जाए, तो आपके जो ये अक्षर हैं, ये अक्षर हैं, ये क्षर होने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारे जैसे लोग जो राजनेता कुछ बोल देते हैं, भाषण कर देते हैं, वो तो शायद शहरी हो जाए तो बहुत सारे अच्छा रहता है, बहुत सारे अच्छे हो तो अक्षर रह जाए, वो भी अच्छा, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन साहित्यकार का जो सृजन है वो एक प्रकार से समाज का मार्गदर्शक है, और भविष्य में भी आपकी रचनाएँ निश्चित रूप से, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा अहोभाग्य है। पंकज जी, बुरा मत माने, कितने सालों बाद जाने कभी एक बार आपके कभी दर्शन पहले होते, सोचा था आपको सुनूंगा, लेकिन अब क्या है, वो भाग्य भी अपना ऐसा ही है ना, है तो ऐसा ही है ना। इसलिए आप, वो मेरी स्थिति क्या है कि वो क्या कहते हैं, हंस मध्य बको यथा, तो बको माने बगुला नहीं, बकने वाला है। तो ऐसी हमारी स्थिति है। और आप सब लोग आज सुमन जी को यहाँ शुभकामना देने आए हैं, और मेरी भी उनको बहुत बहुत शुभकामना है। बस इतना ही, चूँकि जब आया हूँ तो आपकी 2 पुस्तकें मैं अवश्य ही पढ़ूँगा, और पढ़ करके 2 लाइन आपको ज़रूर लिखूँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि आपने इतना आदर से बुलाया, सम्मान से बुलाया, मैं आप सबका बहुत आदर करता हूँ। पुनः आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवी सर्वदा सतम। हरिसुमन बिष्ट जी से मेरा तकरीबन 35 साल पुराना एक आशिकाना वाला मामला है। और जब मैं इनसे पहली बार मिला तो पहाड़ से तो उतरा हुआ आदमी जब आता है, और हम उनसे पहले मिले और पता चला कि ये पहाड़ से उतरे हैं, मुझे लगा कि ये खुद भी पहाड़ है। इनकी हर बात पहाड़ की तरह ठोस और इरादे इतने मजबूत थे कि मैं इनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। और फिर जो इनके अंदर सहजता थी, जो एक बहुत
अपनाइयत से मिलते थे और जब बात करते थे तो उसमें हम लोग बहुत चालाक थे, हमको चालाक बनाया गया था। और सुमन जी से जब मिला तो लग रहा था कि ये चालाकी उतने काम नहीं आएगी जितना कि सच्चाई काम आएगी और एक मजबूत इरादा काम आएगा। तो ये मुझे बड़ा भाई कहते थे, लेकिन असल में ये बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, वज़न में भी बड़े हैं, इरादों में भी बड़े हैं और साहित्य की जो रचनाएं इनकी हैं उसमें भी बड़े हैं। तो बड़े यही रहे। मुझे खामखा इन्होंने बड़ा कहा। बाल रंगमंच की शुरुआत हिंदी एकेडमी में करने वाले हरि सुमन जी हैं। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि पंजाबी एकेडमी, उर्दू एकेडमी करती थी और वहाँ से इनको लगा कि ये, हमने इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया तो इनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी विधा है और बच्चों के अंदर अगर हम हिंदी में ये टैलेंट लेकर जाएंगे स्कूल्स में, और ऐसे स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि मैंने पब्लिक स्कूल में काम किया है, गवर्नमेंट स्कूल में काम किया है, स्लम्स में काम किया बच्चों के साथ। जितना बच्चा पिछड़े वर्ग का है उतना ही होशियार है, उतना ही वो जीनियस है और वो एक्सप्लोर कर सकता है बहुत कुछ। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था DPS के बच्चे और निज़ामुद्दीन की बस्ती में स्लम के बच्चों के सामने बच्चे DPS के टिक ही नहीं पा रहे थे। उनका जो इमेजिनेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत गज़ब का। और सुमन जी ने जब ये सब कुछ देखा और उस तरह से एक टीम तैयार की कि जो बैठे हुए हमारे दोस्त की आप लोग आइए और जाके वर्कशॉप कीजिए जाके अलग अलग जगहों पर, और एक टीम बनी है और उसने हिंदी एकेडमी ने एक बहुत बड़ा रंगमंच का समाज बना दिया है। मतलब ये बात बहुत आराम से हो रही थी, कहीं इसका बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं हुई, लेकिन जगह जगह कॉलोनीज़ में पब्लिक स्कूल्स के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह से हिंदी एकेडमी ने काम किया है, ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। मेरे साथ कैसे आ गए, कैसे जुड़ गए, पहचान हुई 1991 में। सन 1991 में गांधी मेमोरियल में मेरा एक शो था जिसमें मेरे 2 नाटक थे, बारामासा और कगार की आग। मैंने इनका नाम सुना था, सच बता रहा हूँ, उस समय केवल नाम सुना था। उससे पहले शायद आसमान छू रहा है का ये लेखन कर चुके थे। मुलाकात प्रथम बार हुई। उसके बाद 1998 में मेरे मंच द्वारा ही ऋतुरैन का मंचन हुआ। वहाँ पर पत्रकारों से बीच में बातचीत हो रही थी, वहाँ पर इनसे मिलना हुआ, वो भी एक थोड़ी सी पहचान हुई। इस बीच हमारी इच्छा थी, हम कगार की आग का नाटक जो हिमांशु जोशी ने लिखा, मेरे बहुत आदर्श रहे, उसको प्रायोजित करने के लिए हिंदी अकादमी की तरफ से कुछ प्रयास किया जाए। तो पता लगा कि वहाँ पर आप डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं, लेकिन अब हम भी बड़े धौंस में थे कि अशोक चक्रधर उस समय उपाध्यक्ष थे। हिमांशु जोशी ने सीधा अशोक चक्रधर के पास भेजा था। हमने कहा हरिसुमन बिस्से हमें मिलने की क्या ज़रूरत है, सीधे मिल लिए और जाकर के कार्यक्रम मिल गया महाराज। कगार की आग का मंचन हुआ आज़ाद भवन में 2010 को। वहाँ पर इनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, क्योंकि अब ये हिंदी अकादमी के रूप में आए थे, हमको कार्यक्रम मिल गया था और वहाँ पर इस कार्यक्रम में इनसे मुलाकात हुई। 2010 में फिर मेरे एक नाटक बारामासा का मंचन हुआ पुनः। तब आपने मुझे एक उपन्यास आचरी माचरी भेंट किया। बड़ा काफ़ी मोटा उपन्यास है, आप लोगों ने मुझे पता नहीं कितनों ने पढ़ा। मैंने उसको 3-4 दिन में उस उपन्यास को पढ़ लिया और इनसे फिर एक मिलने का समय मांगा। आप देखिए यहाँ से मुलाकात प्रारंभ हो रही है, जीवन में हरिसुमन। मैंने उपन्यास को पढ़ने के बाद इनसे इच्छा जाहिर की कि मैं इसका नाट्य रूपांतरण करना चाहता हूँ। इन्होंने पता नहीं साथ ऊपर से नीचे तक एक बार मुझे देखने के प्रयास किया, पता नहीं कितना जानते थे क्या नहीं जानते थे। इन्होंने मुझे अनुमति दे दी। भाई साहब, आचरी माचरी का इतना मोटा उपन्यास, उसको मंच पर मंचन करने के लिए बड़े पापड़ बेले भाई साहब। मैंने उसका नाट्य रूपांतरण कर दिया और इनसे उसको, इस बीच हमारा जो नाट्य रूपांतरण का काम चलता रहा, इनसे मुलाकात होती रही, मिलना जुलना बनता रहा और इन्होंने मुझे उसके लिए थोड़ा सा आगे और अग्रसर किया, मेरा वो काम बन गया। और इनके साथ इसके बीच में हमारी मुलाकातें इतनी बढ़ गई, तब इन्होंने मुझे एक संस्करण सुनाया, वो मैं बताना चाहता हूँ। बीज जी, याद कर रहा हूँ पुराने दिनों को, थोड़ा आप भी कोशिश करिएगा। पहाड़ से दिल्ली अपने पिता के साथ अपने किराए के मकान में रहने लगे। मन नहीं लगा दिल्ली में, वापस जाने की जिद की और एक दिन घर छोड़ दिया और घर की दीवार पे लिख दिया, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा, मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। पहाड़ लौट आए।
पर मन नहीं लगा। 2-3 महीने में वापस आकर दीवार पर लिखे उस वाक्य के ऊपर लिख दिया, एक गधे की वापसी। इन्होंने बताया कि उस घर में फिर ये 35 साल रहे। अब देखिए उस बीच में जो क्रम चलता रहा, कहां से लेखन प्रारंभ हुआ, पहले गीत, कविताएं, इस प्रकार का प्रारंभ करना, जैसा इन्होंने मुझे बताया और मुझे जानकारी मिली, उनके निकट आने से मुझे लगा कि ये व्यक्ति वास्तव में पहाड़ से संबंध रखता है, वहाँ के सरोकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप सल्ट छेड़ से जुड़े हुए हैं। मेरा जाना वहाँ हुआ मानीला में, अभी एक कार्यक्रम की जरूरत मुझे वहाँ पर मंच संचालन के लिए बुलाया था। क्या सुंदर महाराज वो स्थान है, पता नहीं आप लोगों ने मुझे कितनों ने सल्ट एरिया देखा होगा। वहाँ की सीमाएं नैनीताल को, पौड़ी को, चमोली को और अल्मोड़ा को सबको छूती हैं। 14.5 किलोमीटर का वो जो मार्ग है, उस तरफ एक तरफ देवदार है और एक तरफ चीड़, उसके बीच में मानीला कि जब हम वहाँ गए तो बहुत मज़ा आ गया। वैसे उसी के साथ मेरे दिमाग में आया कि जैसे वो वहाँ का वातावरण है, उसी रूप में हरिसुमन भी मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षेत्रीय और शिल्पकार, उनको एक त्रिभुजाकार रूप दिया इन्होंने। जैसे हमारी आपस बातचीत बनी, उसके साथ वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसा लेखन में भी हरिसुमन की जो कृतियाँ हैं उनमें झलकता है। लेखन की कला में हरिसुमन विष्णु प्रभाकर को अपना आदर्श मानते रहे। उनकी सीख बहुत सर्वोपरि रही। जो मुझे जानकारी मिली कि पहले विष्णु प्रभाकर के रूप में कि पहले रचना लिखता हूँ, उसे रख देता हूँ, उसे फिर पढ़ता हूँ और उसे काट छाँट करके अलग बना करके पहले वाली को फाड़ देता हूँ और उसको रख लेता हूँ, फिर उसे पढ़ता हूँ और काट छाँट कर फिर जब उसको रख देता हूँ तीसरी बार, तो फिर उस पर तो मेरे हाथ उसे फाड़ने से रुक जाते हैं। भाषा और कथ्य के स्तर पर बढ़िया रचना का निर्माण होता है और ये एक आदर्श हरिसुमन की कृतियों में देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले बिष्ट जी से 2013 में मिली थी। तब वह हिंदी अकादमी के सचिव थे। मेरी कहीं आसपास वहीं कोई मीटिंग थी किशनगंज में ही, और मैं बिना किसी व्यक्तिगत जान पहचान के ही उनके पास चली गई थी। उन्होंने लेकिन बहुत ही मुझे सम्मान दिया और मैंने अपना कविता संग्रह फिर पंख लगे पहाड़ को उन्हें गिफ्ट में भी दिया। अभी तक मुझे बहुत सारे जब भी मैं किसी को अपना कविता संग्रह भेंट करती थी तो बहुत प्रशंसा मिलती थी, लेकिन बिष्ट जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी कविताओं पर अपनी बेबाक राय दी और ये भी कहा कि अब दिल्ली आ गई हो तो पहाड़ से थोड़ा बाहर निकलो। पहाड़ की कविताएं हैं तुम्हारी कविता संकलन में, अब कुछ आसपास भी देखो। और सचमुच उनके इसी राय ने मेरा जीवन बदल दिया और मैंने अपनी कविताओं में बहुत कुछ बदला। मैं लगातार उनके नाटकों, कार्यक्रमों में शामिल होती रही हूँ और ख़ासकर प्रेक्षागृह उनका जो नाटक था उनकी कहानी पर आधारित बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और अभी उनका उपन्यास 32 राग गाँव मोला बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। उसमें ऐसे चरित्र हैं जो हमें बांध सा लेते हैं, चाहे वह मौला का चरित्र हो या सन्यासिनी का चरित्र। हाँ, पर बिष्ट जी को एक राय मैं ज़रूर दूंगी कि जब भी आप इस उपन्यास को दोबारा लिखें तो कीर्ति सिंह के चरित्र को और विस्तार दें, उसे ज़रूर न्याय दें। इंद्रप्रस्थ भारती की भी मैं पाठक रही हूँ और जब तक वो थे तब तक वो पत्रिका बहुत अच्छी छपती रही, अब तो मैं उसको पढ़ती नहीं। वे जितने अच्छे लेखक हैं उतने ही सरल व्यक्ति भी हैं और हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ सुना मैंने और उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें मुझे पता लगी। मैं आज भी अपनी कोई नई रचना या कविता पर उनकी राय लेती हूँ तो अंदर से मुझे उनसे डर भी लगता है कि वे डांट देंगे या फिर उसमें बहुत कुछ सुधार करने के लिए कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी रचनाएं उन्हें ज़रूर दिखाती हूँ आज भी। और मैं नवोदित प्रवाह की ओर से भी, हमारा ये साप्ताहिक पत्र है, समाचार पत्र जो देहरादून से निकलता है और एक वार्षिकी भी उसकी छपती है, मैं नवोदित प्रवाह की ओर से भी उनको बधाई देती हूँ और यही कामना करती हूँ कि वे हमेशा अच्छा लिखते रहें और हम अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। तीसरा गाँव मोला में पढ़ रहा था मैं।
एक अलग तरह का विषय है, तो उसमें अलग तरह की भाषा की ज़रूरत है, और वो बहुत ही सटीक तरीके से आपने प्रस्तुत की। उसमें गांव और पहाड़ के जितने भी द्वंद्व हैं, महिला का द्वंद्व जो है, ख़ासतौर से आंचली माचली की चर्चा भी यहाँ हुई। तो स्त्री के हिस्से के अलावा पहाड़ के हिस्से से जो भाषा प्रयोग में आती है, अभी कगार की आग का भी जिक्र हुआ। हमारे यहाँ तो सब महत्वपूर्ण लेखक पहाड़ के हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो आप सब ने जो भाषा, उत्तराखंड की भाषा को, गढ़वाली को, कुमाऊनी को हिंदी के समानांतर खड़ा करके, उसके बगल में खड़ा करके, उसके बीच में पिरो करके जैसे प्रस्तुत किया, तो बिष्ट जी ने वो बहुत सारी शब्दावली जोड़ी है उसमें। इससे हमारी हिंदी बड़ी होती है तो और भाषा बड़ी होती है, और लेखक का बड़ा समाज बनता है। तो हरिसुमन बिष्ट जी ने उस तरह से इसको पिरोया है। तो हम सब लोग उनके दीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं, उनके लेखन के और भी महत्वपूर्ण और विशद होने की कामना करते हैं। उन्नीस में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का मैं चुनाव अधिकारी था, प्रभारी चुनाव अधिकारी था, रिटर्निंग अफसर था। तो वहाँ पे हिंदी एकेडमी और उर्दू एकेडमी से 2 अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिनका काम इतना भर था कि जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनकी प्रतिदिन एक लिस्ट जाती है, लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स और वैलिडली नॉमिनेटेड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। तो उसमें कोई हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में त्रुटि ना रह जाए नाम को लेके, क्योंकि अगर भाषा में भी त्रुटि होगी तो उस पर भी रिट पिटिशन फाइल हो सकती है कि साहब मेरा नाम बिगाड़ दिया, मेरे मतदाता, मेरे को अब उनको दिक्कत होगी। और देखा जाए तो उनका कार्य सिर्फ जो हिंदी और उर्दू के जो अधिकारी थे, हिंदी एकेडमी से बिष्ट साहब आए थे और उर्दू एकेडमी से एक मोहम्मद अहमद आए थे, तो मात्र उनका 30 मिनट से ज़्यादा का प्रतिदिन कार्य नहीं था। लेकिन नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 2 ऐसे हैवी वेट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे कि जो भी जीतता या जिसकी भी पार्टी जीतती उसका मंत्री पद तय था। तत्कालीन श्री जगमोहन जी और श्री आर के धवन जी। तो हमारे ऊपर बहुत दबाव था, चुनाव कार्यालय पे बहुत दबाव था। तो बिष्ट साहब जब आए तो करीब 1 महीना 5 दिन हमारे साथ रहे, और मैंने उस प्रोसेस में देखा कि 30 मिनट के बजाय प्रतिदिन वो 10-10, 12-12 घंटे जो सहायक निर्वाचन अधिकारियों को कार्य करना चाहिए था वो इन्होंने बहुत बखूबी निभाया। और कभी रात के 2 बजे घर जा रहे हैं, 3 बजे घर जा रहे हैं, कभी इस बात को लेके उन्होंने ये मुद्दा नहीं बनाया कि साहब हमारा काम सिर्फ अनुवाद करना था और आपने ढेर सारा काम। हाँ, ये मैंने ज़रूर एक विचार दिया कि देखो ये काम सिविल सेवा के अधिकारियों को करना चाहिए था जो मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि इस पीरियड में आप बिल्कुल सिविल सेवा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन जब भी हम शाम को जाते थे 2 बजे, रात के 12 बजे, तो उनके चेहरे पे वही मुस्कान होती थी और दूसरे दिन प्रातः फिर 9 बजे हाजिर होते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इनसे एक चुनाव प्रक्रिया के बाद इनसे एक मुलाकात जो है अलग से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर मुझे एक गंभीर चिंतक या जो चिंतन मनन करने वाला जो इंसान होता है वो दिखता था मुझे। लेकिन कभी बात करने का चुनाव प्रक्रिया में मौका नहीं मिलता था। तो जब चुनाव समाप्त हुए तो फिर और परिचय हुआ, और ऐसा कुछ सौभाग्य रहा कि आगे के वर्षों में मैं करीब 1 दशक तक मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था, जहाँ भागीदारी कार्यक्रम जो है उसका संचालन का दायित्व मुझ पे था। तो वहाँ बिष्ट साहब के साथ बहुत नज़दीकी से कार्य करने का मौका मिला और इनकी कई कृतियों के विमोचन पे इन्होंने हमें सौभाग्य दिया उस पर मौजूद रहने का। तो इस बहाने उनका जो चिंतन मनन जो लेखन है उससे बहुत नज़दीकी से हम रूबरू हुए। बिष्ट सर, मैं उनको सर बोलता हूँ,
2013 में हमारी मुलाकात हुई थी हिंदी एकेडमी में, और आप लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा कि बिष्ट सर महान है नहीं, सिर्फ महान है नहीं, ये दूसरों को भी महान बना देते हैं। 2013 में इन्होंने बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया था और दिल्ली में उसका आयोजन किया, और 10 सहायक निर्देशक और 10 निर्देशक जो रंगमंच के क्षेत्र से थे, यानी 20 लोगों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, और वो आज 20 लोग एक्टिव हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं रंगमंच के क्षेत्र में। दूसरा साल आया, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पर इन्होंने आयोजन किया, और इस बार 12 निर्देशक और 12 सहायक निर्देशक, यानी 2 और 2 4 लोग बढ़ गए, और 24 लोग फिर नई प्रतिभाएं ऊपर उठकर आईं, और आज भी वह क्रियाशील हैं, और उनमें मैं भी एक हूँ। तो इसके अलावा मैं सिर्फ ये दुआ करूँगा कि आप इसी तरह लिखते रहें और हम आपको पढ़ते रहें। मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से बहुत बाद में हुई है, लेकिन जितनी भी मुलाकात हुई है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के किसी हीरे से मेरी मुलाकात हुई है, और उनको पढ़कर, उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जितने सहज और जितने सरल और जितने मृदुभाषी वो हैं, तो वैसा ही उनका लेखन भी है। जब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे और मिलना चाहते हैं, और जब उनको पढ़ते हैं तो उनको और पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। वो इतने सहृदय हैं। जब व्यक्तित्व की बात करते हैं, मैं थोड़ा समय लूँगा थोड़ा सा, कि इतने सहृदय हैं कि जब हमारी मुलाकात हुई और जान पहचान हुई, तो उसके बाद कुछ किताबें उन्होंने मुझे दी, मैंने पढ़े, और मैंने उनसे कभी कभी कुछ बातचीत की। उसके बाद वो स्वयं मेरे गाथा रंगमंच में, मेरे स्टूडियो में आए और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। हम कोई दूसरे नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, उस पर वो पूरे वक्त बैठे, जबकि वो नाटक उनका नहीं था, और वो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, बहुत लंबा भास, महाकवि भास के चारुदत्त नाटक की मैं रिहर्सल कर रहा था, तो उस पर उन्होंने इतना रिसर्च ओरिएंटेड एक पूरा लेख लिख करके फेसबुक पर डाला। तो उससे रंगमंच के लोगों को कुछ और नई जानकारियाँ भी मिली, हमारे कलाकारों को नई जानकारियाँ मिली। तो हरिसुमन बिष्ट जी सिर्फ साहित्यकार, कहानीकार नहीं हैं, वो नाटककार भी हैं, और रंगमंच और रंगकर्मियों के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको समझते हैं, और रंगमंच की भाषा गढ़ने में भी वो पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे उनका नाटक है मौला, जो 32 राग गाँव मौला का जो उन्होंने नाट्य रूपांतर किया है मौला। जब आप उसको पढ़ते हैं, उस नाटक को, तो उसके किरदार और उनकी भाषा नाटक का एक महत्वपूर्ण अंग है कि मंच पर भाषा, जब जो कलाकार है, जो उस चरित्र को निभा रहा है, तो उसके संवाद कलाकार के कितने सुगढ़ संवाद हैं, सशक्त संवाद हैं, वो नाटक उतना ही सशक्त होता है। और ये मौला नाटक में ये देखने को मिलता है, और बहुत लंबी कास्ट है, थोड़ा सा कठिन है इस नाटक को करना, क्योंकि 30 लोगों की कास्ट है इसमें। ज़्यादा ही होंगे, हाँ ज़्यादा ही हैं, जी 35-36 से ऊपर हैं, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, नाटक इतना अच्छा है कि कभी ये मंचित हो नाटक, तो एक अलग प्रभाव रंगमंच के दर्शकों को देखने को मिलेगा, एक अलग कलेवर नाटक का रंगमंच के दर्शकों को देखने को मिलेगा, और जिसमें हमारा पहाड़ है, कुमाऊँ है, गढ़वाल है, गणराज्य है, और गोरखा सैनिकों का उनके जो उनका आतंक था उस पर। और मौला राम, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मौला ने, कलाकार ने, जो वो गढ़ा है, या फिर वो सन्यासिनी सोमा, जो शायद काल्पनिक एक चरित्र है। तो मौला एक कलाकार, जब गोरखा सैनिक खुकरी निकालता है और उसकी नज़र पड़ती है वो तूलिका पर जिस पर मौला रंग बिखेर रहे हैं, और तुरंत वो अपनी खुकरी वापस, तो कला का
कविता का, कला का, साहित्य का समाज में क्या असर होता है। सुनो जन्मेजय एक बहुत पुराना नाटक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो सुनो जन्मेजय का जो विलन है, जो मालिक है, जो कैरेक्टर है, तो वो सुनो जन्मेजय इससे ही प्रभावित होकर के, मोहन महर्षि जी बहुत बड़े निर्देशक हैं, उन्होंने नाटक लिखा। नाटक के बीच तो उसका जो मालिक है, जो विलेन है, वो कैसे कलाकारों के बीच में नाटक करने आता है और सरेंडर कर देता है। तो कला, साहित्य या जो पेंटिंग है, तो उसके महत्व को समाज में थोड़ा सा इतना एक सिंबॉलिक है मौला। तो मौला को जो जैसे दिखाया, अलग अलग रूप में दिखाया है पूरे नाटक में, पूरे उपन्यास में, जैसे कि मैं उसको समझ पाया हूँ। आप लोग साहित्य के तौर पर उसको अलग तरीके से और समझ रहे होंगे ज़्यादा आप लोग। मैं थोड़ा नाटक के तरह से उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त कलाकार है। मेरा मन होता है कि मैं उस कैरेक्टर को करूं, कभी मुझे करने को मिले। और भी बहुत सारे उसके जो जितने भी कैरेक्टर हैं, उसकी भाषा नाटक की। तो और दूसरा जो नाटक मुझे जो उपन्यास उनका लगता है, भीतर का ही एकांत, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा और प्रभावित किया। सर से मैं कोरोना काल में मिली थी, जब मेरा पीएचडी में संघर्ष चल रहा था एडमिशन को लेके। उस दौरान उन्होंने अपनी किताब मुझे दी पढ़ने के लिए कि इस पर समीक्षा करूं। और उस दौरान बहुत सारी किताबें थीं कि उन्होंने कहा कि भाई इस पर करो, और मैंने लिखना शुरू किया। उस दौरान मेरा लिखना उन्हीं की किताब से, पहली किताब उन्हीं की है, और मंच भी मैं कहूँगी उन्हीं की वजह से मुझे मिला है यहाँ पर। और अभी मेरा, तो मैं अपनी बात पर आती हूँ। दीदी, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज में ही घटना जो घटती है वही साहित्यकार की संवेदना और इतिहास को उद्वेलित करती है। वो कलम उठाने और मजबूर हो जाता है। साहित्य समाज विशेष और संस्कृति, परंपराओं, मान्यता, विश्वास आदि जो जानने का माध्यम भी होता है। ऐसे में यदि हम पहाड़ के मानस को जानना है तो वहाँ के साहित्य को पढ़ना होगा। जो लोग पहाड़ घूमने जाते हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत है, आकर्षण का केंद्र है, किंतु सही मायनों में पहाड़ जीवन आसान नहीं है। उनके जीवन और संघर्षों का अकथा कहानी जो पहाड़ दिखाई नहीं देती, उस अकथा कहानी को आवाज़ देने का काम हरिसुमन बिष्ट जी ने किया है। तो इनका 1 जनवरी है डेट ऑफ बर्थ, और मेरा 1 फरवरी है। और वैसे तो उस हिसाब से भी जब इनसे मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये अपनी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताते रहते थे हमें, और उसी का उल्लेख करते थे, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था। लास्ट रिटायरमेंट के बाद साहित्य अकेडमी का एक फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन था, वहाँ पे मेरी दोबारा इनसे मुलाकात हुई। तो मैंने देखा इनके जो रिटायरमेंट के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी मतलब इनके चेहरे पे खुशी मेरे को झलक दी, एक सेटिस्फेक्शन जो दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके। और इन्होंने अपनी किताबों के बारे में बताना शुरू किया, और जब इन्होंने आचरी माचरी का जिक्र किया तो इनके चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता थी। तो उन्होंने बताया कि इस किताब का कई उसमें भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो मैं सोच रहा था भाई सिंधी में इसका ट्रांसलेशन मैं करूं, तो एकदम उन्होंने बोल दिया कि रमेश, अगर तू इसका ट्रांसलेशन सिंधी में करेगा तो इससे बढ़ करके कोई बात नहीं होगी। तो और वो मैंने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ करके नावल। और जो हिंदी भाषा थी वो काफ़ी इनकी थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी, तो काफ़ी मेरे को थोड़ी सी शुरू में दिक्कत आई। पर जब मैंने उसका इंग्लिश वर्जन भी साथ लेकर के बैठा, सागा माउंटेन गर्ल, तो मेरे को ट्रांसलेशन बहुत ईजी हो गया। और हमारे सिंधी एकेडमी ने लगभग सारी भाषाओं का, जिसमें गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सारी भाषाओं की जो किताब है, नावल है, उनका ट्रांसलेशन हो चुका है। लेकिन जब ये उत्तराखंड की कहानी को लेकर के मैंने नावल का ट्रांसलेशन किया तो उसका बहुत ज़्यादा वेलकम हुआ, बहुत स्वागत किया। और सब मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसकी 150 से अधिक प्रतियां जो है बिक चुकी हैं। ये एक बहुत ही सम्मान की और गौरव की बात है, क्योंकि आजकल कोई भी पुस्तकें लेकर के पढ़ता नहीं है, और 150 प्रतियां इसकी बिक जाना
हमारी सिंधी भाषा के लिए और उसके लिए बड़े उसकी बात है। बीजी के साथ ये है कि मैंने जितना पढ़ा वो बहुत न्यायप्रिय है। उन्होंने होना पहाड़ मैंने पढ़ा तो होना पहाड़ में वो बहुत न्याय की बात करते हैं कि हरुहित और हमारे यहाँ भिकवा मंगसाड़ी, अगर उस इलाके को आप लोग कोई जानते होंगे तो एक बड़ा फेमस युद्ध हुआ लोकल में। तो उस युद्ध में क्या होता है कि वो हरुहित की हम लोग सब लोग जय जयकार करते हैं, पूजा करते हैं। तो हरुहित जी की पूजा करते हैं इसलिए कि भिकवा मंगसाड़ी हार गए, जीतने वाले का इतिहास होता है। बीजी शायद अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा कि भाई वो क्यों वहाँ गया, लड़ाई इसलिए हुई कि हरुहित वहाँ गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप न्याय की बात करते हैं। बीजी के लेखन में जो है वो थोड़ा मुझे न्याय की झलक मिलती है और वो किसी भी लेखक को ऐसा सोचना चाहिए। पहली बार जब दिल्ली में आए बीसी जी, उन्हीं शुरू के पहले महीने में मेरी इनसे भेंट हुई। श्री देवेंद्र उपाध्याय जी थे जनयुग में संपादक, उन्होंने परिचय कराया मेरा। ये घर पे भी आए मेरे पास उन दिनों 2 बार, अलग अलग मुद्दे थे। तो तब से ऐसा प्यार बना, तादात्म्य बना कि अब तक जो इनसे प्रेम है, जो एक सह यात्रा है वो चल रही है लगातार। और मेरे ख्याल कितने साल हो गए लगभग बीसी, कितना अरसा है, देखो इतना लंबा अरसा है। और सबसे बड़ी बात है कि तब से लगातार संपर्क में भी यही है। और मैं क्योंकि लेबर कमिश्नर ऑफिस में रहा, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो करण जोशी से भी कई बार मुलाकात हुई, ये डिप्टी सेक्रेटरी थे उस टाइम वहाँ पर। तो मैंने सिर्फ इनकी जो कहानियाँ इंद्रप्रस्थ पत्रिका में छपती रही, इनके संवाद किए सारे पढ़े मैंने। ये मेरे को डाक से रेगुलर भेजते थे, तो कहते नहीं तो हमारे लाइफ मेंबर हो, आपको मिलेगी पत्रिका ये, और जब जाना तब भी देनी। और जो उपन्यास है ये आश्री माछरी, ये मैंने पढ़ा, बल्कि देखने भी आया जब एक बार मंचन हुआ उसका। तो मैं अधिकतर विषय लोगों ने टच कर लिए, लेकिन इतना ही कहूँगा कि बेहतरीन इंसान है ये, बड़े उम्दा व्यक्तित्व के इंसान हैं। जैसे अभी रमेश जी ने भी जिक्र किया इनका कि उन्होंने अनुवाद किया उसका, तो ये अनुवाद जो मिल जाए एक साहित्य को। मैंने भी पिछले दिनों 16 किताबें छापी हैं जो पोइट्री की हैं, और किसी में जैसे हमारे कुलदीप सलील जी हैं, उन्होंने उर्दू के तमाम शायरों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और उन सब किताबों का संपादन करके मैंने छापा। फिर जैसे पेंगुइन बुक से छपी 4 किताबें, राजपाल एंड सन से छपी, वाणी प्रकाशन से छपी, और कुछ कविताएं हमने भेजी थी पंकज बिश्री को, बॉन डिलन जो नोबेल पुरस्कार वाला था उसकी, इन्होंने छापी थी अपने समयांतर में। तो इस प्रकार साहित्य की जो यात्रा है, मैं समझता हूँ कि आदमी के ना असली जीवन की यात्रा है। कि जो यहाँ पर अपना एक हमारी एकेडमी बनी है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, जब शीला दीक्षित यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री थी तो उस टाइम पर उसकी जो शुरुआत हो चुकी थी। उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? बीसी थे, सब आप सचिव थे। लेकिन शीला जी की सरकार चले गई थी, उसके बाद अपना आप सरकार आई, उसके बाद सोचा गया था, लेकिन वो भी जल्दी चुनाव अपना उसके बाद हो गए थे। उसका फिर जो है अपना ये सोचा गया कि नहीं, वो एकेडमी तो बनानी ही है, आपको नोडल अधिकारी बनाया गया। एक्चुअली बात यह है, और नोडल अधिकारी बनाने के बाद जोशी जी आपकी भी उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक्चुअली बात यह है क्योंकि अपना एक IAS आप के पद पर आप रहे हैं। एक्चुअली बात यह है, हमारे सम्मानित हमारे उत्तराखंड के हैं। बात यह है, तो यहाँ पर होता क्या ना, अपने इलाके के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने पृष्ठभूमि के बारे में हम जब लोगों को बताते हैं, पूरे संसार को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं, तो लगता है कि वाकई यार क्या बात है उत्तराखंड के लोग। बिष्ट जी का
मैं बहुत ही आदर करता हूँ। जैसे मैं पहले हीरा सिंह राणा जी हमारे मेरी मानीला डानी लिखते थे, तो सब लोग जब कभी कार्यक्रमों में जाता था तो वहाँ सबसे पहले सबका एक ही आग्रह था, हीरा सिंह राणा जी मेरी मानीला डानी सुना दो। तो मेरी मानीला डानी के ही हम लोग हैं, उसी डानी की छाया में हम पले पूसे हैं। माँ भगवती का पूरा हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहा है, जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं। और सामने हिमालय को हम प्रणाम करते रहते हैं। डेली सूरज आता है तो हमारे घरों में रोशनी आती है, वहाँ पे पहली रोशनी की किरण हमारे घरों में ही आती है। तो ऐसी जगह को हम बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना हमारे वहाँ से इस तरह की विभूति निकल के आगे भी आप लिखते जाएं। और अच्छे मानला के बारे में भी, हमारे सल्ट क्षेत्र के बारे में भी, तल्ला सल्ट, मल्ला सल्ट, ये सब एक ही है, उसके बारे में और अधिक जानकारी लोगों को देंगे तो मेरे उसमें आपके उसका बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा। बिष्ट जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। ये तो हमारे सारे जितने भी यहाँ पर विद्वानों ने बात की है उससे स्पष्ट है। और ज़्यादा मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैंने करीब करीब बिष्ट जी की सभी जो उनके उपन्यास हैं वो पढ़े हैं, सिर्फ ये मौला को छोड़ के। तो मैं ये उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन जो है, बिष्ट जी के दो वर्ल्ड हैं, एक तो पहाड़ का वर्ल्ड, एक अर्बन वर्ल्ड। तो दो वर्ल्डों में एक कलाकार, एक साहित्यकार के तौर पर इनका जो कंट्राडिक्शन है वो चलता रहता है। जो इनका अर्बन वर्ल्ड है, अर्बन वर्ल्ड में इन्होंने जो अर्बन वर्ल्ड का एक कैओस है, एक अलिनेशन है, उसको आपने देखा है। आपका आदमी करेक्टर आपके उस अलिनेशन और उस अब वर्ल्ड में घूमते घामते वो एक तरह से लॉस्ट है। और ख़ासकर जो आपका जो रिसेंट उपन्यास है उसमें मैं ये कहूँगा, एक और तो उसमें ब्रख्त का आपके उसमें असर है, जो ब्रख्त का 3 पेनी ओपेरा है उसके काफ़ी उसमें एलिमेंट हैं। दूसरा एलिमेंट उसमें ये है जो आपके एक शहर की लाइफ का एक अंधा कुआं, आदमी बिल्कुल अलिनेटेड है इस ऐसे कैओटिक और डिजेनरेटेड वर्ल्ड में। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए आपको बधाई देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप कालजयी कृतियों को लिखेंगे। बार बार शुभकामना, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हरी सुमन जी को बधाई देता हूँ। और मैंने एक मामले में ये है कि मैं उनके वो मेरे सामने उन्होंने जिस तरह से उठे उठना शुरू किया है। बल्कि एक मामले में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि मेरा शायद पहला उपन्यास उनके उपन्यास के बाद आया, क्योंकि मैं वरिष्ठ कराया जाता हूँ। फैक्ट यह है, मेरा उपन्यास 1982 में आया, लेकिन दरवाज़ा और तुम्हारा शायद 80 में आया। हाँ, तो इसलिए भी वो मेरे वरिष्ठ हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो देखिए, असल में लेखन का और उसका उद्देश्य क्या है, अगर वो सही के पक्ष में खड़ा होना नहीं है, और हमको जो अपने पाठकों को, अपने समाज को जिसको बनाना है, उसके प्रति हमारा दायित्व यही है कि हम उसको परिवर्तन, हम उसको ये बताएं कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या इसका वो निर्णय सदा ले और उसके पक्ष में और उसको पक्ष में और विपक्ष में हो जाए। अगर वो नहीं करता, अगर हम इस तरह का लेखन नहीं कर सकते, इस तरह के लोग नहीं बना सकते, तो हमारे लेखन का कोई अर्थ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से ये संदेश लेखन, सारे लेखन से निकलना चाहिए।
जब मैं दिल्ली आया था और तब से लेकर आज तक मैं डरने में ही हूँ। कभी पहाड़ डराता है, कभी ये शहर डराता है, कभी घर डराता है। घर से भी ताने को मिलते हैं, ये तो आवारा है। तो बहरहाल जीवन चल रहा है और आप लोगों ने अपना समय दिया यहाँ पर। मेरे बारे में जो मैं नहीं जानता था वो भी है, मेरी कृतियों के बारे में आपने बात की, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लिखने का जहाँ तक मेरा सिलसिला हुआ, बहुत बचपन से मैंने लिखना शुरू किया 1972 से। और जब दिल्ली शहर में यहाँ आया तो पहली जो घटना थी वो किसने जिक्र किया था कि सच ये बात सही थी, हेमपंत जी ने कहा था। यहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और क्योंकि अंग्रेज़ी मुझे आज भी नहीं आती और पहले भी नहीं आती थी, तो एडमिशन नहीं हुआ तो मैं वापस चला गया। लेकिन जब मैं पहाड़गंज, हम 6 नंबर गली में रहते थे, मुल्तानी ढांढा, उस पर लिख गया कि मैं अब लौट के नहीं आऊँगा। और जब 7-8 महीने के बाद लौट के आया तो उसमें लिख दिया ये गधे की वापसी। और वो गधा जीवन भर में आज तक बना हुआ हो, वो इस जीवन को ढो रहा हूँ, क्योंकि जो जीवन का मकसद है, एक स्वतंत्र जीवन जो मैं जीना चाहता हूँ, सचमुच में इस शहर को मैं अभी तक अपना नहीं पाया हूँ। मेरा जो पूरी तरह से पूरा जो आत्मा है, अभी भी मैं अपने घरों में बात करता हूँ, यार गांव में हमने घर बनाया है, सब कुछ है, वहाँ को रहने नहीं जाते। अभी 15-20 लाख रुपया खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी मैं इनको कहता हूँ यार यहाँ क्या रखा है इस शहर में, चलो ना अपने गांव चलते हैं। अभी भी मैं यहाँ ये घर बनाने के मूड में रहता हूँ कि यार चलो घर चलते हैं। अब मेरे साथी मुझसे समझाते हैं वो पहाड़ में जाके क्या करेगा। अरे जिस पहाड़ के लिए मैंने सब कुछ आज तक के अपना जीवन दांव पर लगा दिया और वहाँ ना जाऊँ लास्ट टाइम में, अब हमारे पास वक्त कितना है? हमारे पास वक्त नहीं है। इस वक्त में जो समय हमारे पास है, इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है और ये एक दौड़ है। मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बहुत समय भागता जा रहा है और मैं बहुत पीछे छूटता जा रहा हूँ। मुझे आगे अभी भी दौड़ना, ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कुछ तो करना है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं, पहाड़ पे तो बहुतों ने लिखा, शैलेश मटियानी ने भी लिखा, हिमांशु जोशी ने भी लिखा, और मैं झट से एक जवाब भी दे देता हूँ कि ज़रूर लिखा हुआ, वो मेरे अग्रज हैं, मैं उनका प्रतिवाद नहीं कर सकता। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस पालीपछाऊ के इलाके से मैं आता हूँ, जिस सल्ट के इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ के जीवन को समझने का नज़रिया किसके पास है? कौन देखेगा उसकी तरफ? कोई तो नहीं देख रहा ना। आपने जो भी देखा, अल्मोड़ा देखा, नैनीताल देखा, रानीखेत देखा, लेकिन जो शहर देखे, शहर के अलावा जो पहाड़ है, पहाड़ का जो कठिन जीवन है, पहाड़ जैसा जो जीवन है, वो आपने नहीं देखा। पहाड़ 2 दिन के लिए ठीक है, हफ्ते भर के लिए पहाड़ ठीक है, लेकिन तीसरे दिन आप पहाड़ के नहीं रहते। पहाड़ आपको बदल देता, आपकी सोच बदल देता, आपका जीवन वो नहीं रहता जो आप अयास जीवन यहाँ जीना चाहते हैं। हम अयास की जीवन के आदी हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ में वो सब कुछ नहीं है। राजनीति को केवल दोष देना मैं उचित नहीं मानता, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पहाड़ के बारे में अभी तक सोचा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन उस पहाड़ के बारे में कौन सोच रहा है? यदि सरकार वहाँ पर चाहती है कि कुछ लोगों को बसाया जाए और हम ही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, अरे भाई उन नंगे पहाड़ों को कोई तो झेले। कोई लोग वहाँ जाना चाहता है तो जाए, लेकिन ये जीवन को समझने का एक तरीका है। जो पहाड़ का जीवन है, वो जो वहाँ की संस्कृति है, जो खान पान, रहन सहन, बोलचाल है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी जो कुमाऊनी है, उसका जो लोक साहित्य है, जो लोक है, इतना समृद्ध साहित्य है कि लोक कथाएँ 1762 में एक रूसी राइटर ने, अभी प्रोफेसर हेमचंद पांडे जी चले गए, इन्होंने अनुवाद किया उस किताब का। लोक कथाओं का कलेक्शन 1762 में हमारे कुमाऊं में हो चुका था और एक रूसी राइटर ने किया। वो किताब मेरे पास भी, अभी बचली साहब ने उसको पढ़ा है। तो इतनी समृद्ध परंपरा हमारे वहाँ है, उसके बावजूद भी हम उसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, सोचनी बात ज़रूर बनती है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं हमेशा उसी सोच में जीता हूँ
उसी सोच में मुझे जाना है। ये तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मेरी आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे मेरे बारे में जो कुछ कहा वो मैं सिरोधार्य करता हूँ, मेरी कमियाँ, और यदि कुछ है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। बहुत कुछ बोला जा चुका है बिश जी के बारे में। मैंने शुरू में भी बोला था और समापन भी करता हूँ कि हमारी इनसे मित्रता तो नहीं कहूँगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ इनसे, लेकिन हाँ मित्र जैसे ही हैं। और बहुत साल हो गए हम लोग जब मिले हुए थे हिंदी एकेडमी में, और तब से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है अभी तक। और हमारी संस्था ने तय किया कि फिर एक कार्यक्रम किया जाए बिश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, जीवन पर, जीवन शैली पर, और आप सभी लोग इसमें आए। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बिश जी के बारे में बहुत सी बातें कही गई, और किसी ने ये भी कहा कि इनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। ये हकीकत है कि इनको गुस्सा नहीं आता। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी से इन्होंने बदजुबानी भी कभी की हो। इतना सरल व्यक्तित्व और हंसी, मतलब आप हमेशा इनको मुस्कुराते हुए देखेंगे आप बिश जी को। तो ये इनके व्यक्तित्व की कुछ ख़ास बातें हैं। और मुस्कुराहट पे एक लाइन लिखी है कि उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, उनकी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, हम होश में आ ही रहे थे कि वो फिर मुस्कुरा दिए। तो आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छा लेखन करें, और हम सभी लोगों की दोस्ती या जो संबंध है यूं ही कायम रहे।